Morning, my dear student. What is going on yesterday? Gravitational forces. But today I discuss the electromagnetic force. Okay. तो my dear student, वीडियो के अंत तक बने रहिए. माय डियर स्टूडेंट, ये आपका जो भी आपका चैप्टर चालू हुआ था उसका थर्ड पार्ट है. टुडे आई डिस्कस दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे. माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कल हमने आपको क्या पढ़ाया था, तो जैसा कि आपको पता है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. माय डियर स्टूडेंट, नाउ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस इस नेचर, देयर आर 4 टाइप्स. माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, प्रकृति में मूल बल कितने होते हैं, तो फंडामेंटल फोर्सेस देयर आर 4 टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड थर्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. देयर आर 4 टाइप्स. Fundamental forces in nature, there are 4 types. First of all gravitational force and second electromagnetic force and the third weak nuclear force and fourth strong nuclear force. Okay, तो हमने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, जो हमारे फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर में वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं, उनके 4 की बातें कल हमने, ठीक है. कल हमारी और आपका जो डिस्कशन हुआ था वो किसके ऊपर हुआ था, ग्रेविटेशनल फोर्स. कल हमने आपको, ठीक है, यस्टरडे जो हमारा कल हो चुका है, कल हमने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, समझाया था, डेरिवेशन समझाया था. ओके, आशा है कि आपको समझ में आया होगा. नाउ आज हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. किसके बारे में बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आओ चलो हम देखते हैं. माय डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पहले होता क्या है उसको समझ लेते हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल सिंपल है. ध्यान समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल इन द सिंपलर केस व्हेन चार्ज आर एट रेस्ट. द फोर्स इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ. बस ये वाली आपकी लाइन कूलम्ब. जो हमने क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अगर आपका कोई साइंटिस्ट फादर पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के फादर यानी उसके ला किसका है, तो याद रखना कूलम्ब्स लॉ है. क्या नाम है, कूलम्ब्स लॉ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसने दिया था, ये हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कूलम्ब्स. क्या नाम है, कूलम्ब, इसीलिए इसका नाम हो गया कूलम्ब्स लॉ. ये जो फोर्स होता है, ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, ये आपकी प्रॉपर्टीज में काम करेगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो फोर्स होता है वो अगर अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक होता है, अनलाइक चार्ज, एंड रिपल्सिव फॉर द लाइक चार्ज. यानी जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है ये अगर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों प्रकार का फोर्स होता है. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है. कैसे होता है हम समझाएंगे, बात समझ लो पहले, क्या बात, फिर आप कंपैरिजन करो. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में कंपैरिजन करो. हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया था जो मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होता है. कल बताया था आपको हमने, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपका ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये आपका अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों प्रकार का फोर्स होता है. यानी अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्ज एंड रिपल्सिव फॉर लाइक चार्ज. क्या बताया, अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्ज एंड रिपल्सिव फॉर द लाइक चार्ज होता है. याद रहेगा. यानी अब तो क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट, आगे चलो. ठीक है, आगे चलो. क्या बताया हमने, ये दो पॉइंट आपको माइंड में क्लियर रखना है. कौन से, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों प्रकार का होता है. आगे लिखा है चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक अफेक्ट एंड ए मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू ए फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर इन जनरल
क्या होता है? इन जनरल इनसेपरेबल हैंस द नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात है, ठीक है। अब इसको हम अपने थोड़ी सी आपको क्लियर समझा दें, ठीक है। पहले फिगर से देखो, दो आपके बॉडीज हैं, देखो सुनो, जो हमने आपको कल बताया था यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। माय डियर स्टूडेंट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये आपका दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, ध्यान समझना। किसके बीच में लगता है? ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में वर्क करता है। लेकिन जो हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये दो ऑब्जेक्ट तो हों, लेकिन कैसे हों? ठीक है, कैसे हों? आवेशित यानी चार्ज हो। जब दो ऑब्जेक्ट के ऊपर में चार्ज होता है तभी उनके बीच में क्या लगता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कभी लगता है, जैसे मान लो किसी वस्तु पर कोई चार्ज ही नहीं है दो वस्तुओं पर, तो वहां पर नहीं हम कह सकते हैं। अगर ठीक है, तो जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर उन पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो उनके बीच में कैसे लगेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही लगेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने आपको कल बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस यूनिवर्स, इस ग्रेविटेशनल फोर्स इस यूनिवर्स की एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, ऐसा ही एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट मान लो, कोई भी दो थिंग्स मान लो, प्रत्येक एनीवेयर, सबके बीच में क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। उनके बीच की डिस्टेंस चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, कितनी भी हो, ठीक है, उनके बीच की दूरी कितनी हो डजंट मैटर, उनके बीच की डिस्टेंस पर कोई मतलब निर्भर तो करता है। उनके बीच की दूरी चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, डजंट मैटर, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। बताया था कल हमने आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स इस यूनिवर्स की जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, उन कोई सी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। उनके बीच की दूरी अगर कम होगी तो उनके बीच की दूरी कम होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक लगेगा, और उनके बीच की दूरी अगर ज्यादा होगी तो ग्रेविटेशन कम लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर। ठीक, अब अपने टॉपिक पर आ जाओ, फिर हम दोनों को कंपेरिजन करके बताते हैं, ज्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये आपका कहां लगता है? तो माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये दो चार्ज, ठीक है, ये दो चार्ज दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। तो हमने मान लिया, ध्यान सब, अरे भगवान, ठीक है, किसके बीच में लगता है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। ठीक है, ये तो वही वाला चित्र आगे लगता है। चल देखो इधर देख लो, कोई बात नहीं, ओके। चलो अब हाल एक सेकेंड, माय डियर स्टूडेंट, जैसा हम आपको बता रहे, क्या बता रहे थे, क्या जो ये होता है, क्या नाम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये दो चार्ज के दो ऑब्जेक्ट हों, लेकिन कैसे हो? आवेशित। ठीक है, देख कैसे। माय डियर स्टूडेंट, हमने माना, देखो अब आपको दिख रहा है चित्र से, ये दो आपके ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, हमने मान लिए, माना मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका नाम डाल दो बी, ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। ए जो ऑब्जेक्ट है इस पर आवेश है Q1, ध्यान समझना, ए ऑब्जेक्ट है इस पर आवेश है Q1, और जो बी ऑब्जेक्ट है इस पर आवेश है Q2। क्या बताया? जो आपका ए ऑब्जेक्ट है इस पर आवेश है Q1, और जो आपका बी ऑब्जेक्ट है इस पर आवेश है Q2। ये दोनों आवेश हैं कितने? अब ये दोनों जो आवेश हैं, ये दो आवेश जो हैं, तो दोनों आवेश हैं, ये दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर प्रेजेंट हैं? स्मॉल आर दूरी पर उपस्थित हैं, यानी स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये दोनों प्रेजेंट हैं। इनके बीच में जो लगेगा वो हमारा जो फोर्स लगता है वो हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। कौन सा फोर्स कहलाता है माय डियर स्टूडेंट? वैसे तो ये वैद्युत बल कहलाता है कूलाम के नियम से, ठीक है, मैग्नेट वाले चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपको कहां पढ़ने को मिलेगा माय डियर स्टूडेंट? हमने बताया 12th में पढ़ने को मिलेगा। अभी आप सिर्फ यहां पर इसकी डेफिनेशन से ही मतलब रखा है, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे इसलिए मैंने बता रहे, ठीक है। जो कैपिटल एफ होता है ये हमारा फोर्स होता है, ठीक है, कैपिटल एफ जो हमारा होता है वो हमारा फोर्स होता है, ओके। अब माय डियर स्टूडेंट, अब हमने बताया ये जो देखो एट्रैक्टिव और इंपल्सिव दो प्रकार का फोर्स होता है। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कैसे? देखो, जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट, ध्यान समझना, एक ऑब्जेक्ट ये रहा और एक ऑब्जेक्ट ये रहा, सही है, एक ऑब्जेक्ट ये रहा और एक ऑब्जेक्ट ये रहा, दो आपके ऑब्जेक्ट रहे। हमने मान लिया, माना इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखना, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है इस पर भी पॉजिटिव आवेश है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इंपल्सिव। कैसा होता है? इंपल्सिव। मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे,
ठीक है, मतलब एक दूसरे से दूर हटेंगे एट, ठीक है, इंपल्सिव होंगे। क्या बताया हमने, ये जो दो आवेश हैं, ठीक है, ये दो जो आवेश हैं, ये दोनों आवेश एक दूसरे से क्या होंगे, इंपल्सिव लगेंगे। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इंपल्सिव फोर्स लगेगा। यदि मान लो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव आवेश है और सेकंड ऑब्जेक्ट पर भी नेगेटिव आवेश है, तो भी इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इंपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन यदि एक ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव आवेश हो, एक ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव आवेश हो, तो इनके बीच में क्या लगेगा, इनके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कौन सा, एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। माय डियर स्टूडेंट, इतनी जो हमने आपको इतना जो हमने एक्सप्लेन किया है, इतने एक्सप्लेन से आपको एक रिजल्ट कंक्लूजन मिला होगा कि जब सेम आवेश है, देखो सेम चार्ज है, देखो इस पर भी पॉजिटिव इस पर भी पॉजिटिव, जब दोनों पर सेम चार्ज है तो क्या होता है, तो इंपल्सिव होता है। कौन सा होता है, इंपल्सिव फोर्स, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। यदि दो ऑब्जेक्ट हों और दोनों ऑब्जेक्ट पर सेम चार्ज अगर प्रेजेंट है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंपल्सिव करेंगे, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो। ओके, यदि इफ कहने की मतलब यदि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों पर डिफरेंट चार्ज है, जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव तो सेकंड ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव, या हम बोलते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव और सेकंड ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव, तो दोनों पर यदि डिफरेंट चार्ज प्रेजेंट है तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो उनके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा माय डियर स्टूडेंट, एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब इतनी बात क्लियर है, इतनी बात सबकी क्लियर हुई, इज दैट यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक। अब आ जाओ, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो, अब डेरिवेशन देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। Q1 क्या है, Q1 आपका चार्ज है, Q1 चार्ज है, और Q2 क्या है, Q2 भी चार्ज है, यानी Q1 Q2, यानी Q1 और Q2 दोनों आपके चार्ज हैं। क्या माय डियर स्टूडेंट, चार्ज। Q1 और Q2 दोनों आपके चार्ज हैं। ओके, जब दोनों आपके चार्ज हैं तो माय डियर स्टूडेंट अब देखो कूलाम्स लॉ क्या कहता है, कूलाम्स लॉ है वो ये कहता है, कल की तरह दोनों कंपेरिजन करना, कैपिटल एफ यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रो फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल दो चाहे, जो एफ होता है वो क्या होता है, ये दो जो चार्ज हैं, इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, क्या बताया, इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, ये कैपिटल, ये पहला रूल है, किसने बताया, ये होता है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ के अनुसार मुझे पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या हम ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो हमने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, जो हमने बताया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हमने बताया वो क्या बताया, कूलाम्स लॉ के अनुसार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये जो हमारे चार्ज हैं, इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। माय डियर स्टूडेंट, फिर आपका हम किसकी बात करते हैं, फोर्स की बात करें। जो हमारा फोर्स होता है यानी कैपिटल एफ, जो हमारा फोर्स होता है एफ, जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स इन दोनों, ये जो हमारे जो चार्ज हैं, जो ऑब्जेक्टिव चार्ज हैं, इन दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस है। तो हमने कल बताया था जो फोर्स होता है वो इनके बीच की डिस्टेंस के वर्ग के, क्या बात, स्क्वायर के, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कितनी बात क्लियर है, फिर समझ लो क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, हमने फर्स्ट लॉ कूलाम्स साहब ने बताया था, कूलाम्स जो लॉ है वो आपका फर्स्ट रूल कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। दूसरा रूल आपका ये कहता है कि ये जो चार्ज हैं, ये दोनों जो आपके चार्ज हैं, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के, क्या बता, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है, तो दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, दोनों पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। ओके, ये आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, ये जो सेकंड पॉइंट है ये आपका कल की तरह यूज हो रहा होगा। हमने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स में भी ये आपकी लाइन बनी थी, यानी कैपिटल एफ
इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², कल बनी थी लाइन वहां भी। तो ये जो रूल है, ये सेकंड रूल दोनों का कॉमन है। कैसा? क्योंकि वहां भी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहां भी स्क्वायर के डायरेक्ट, यहां भी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? ठीक है। और वहां पर क्या था, यहां पर दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, वहां पर दोनों ऑब्जेक्ट के मास के, बताया था, वहां पर दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अब दोनों चीजें क्लियर हुई। अब दोनों चीजें आपको लर्न रहेंगी, अधिक समय तक आपको याद रहेंगी। ठीक है? अरे मैम मेमोरी में स्टोर हो गई चीजें। ओके, तो हमने क्या, चलो अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों नियमों को आपस में कंबाइन कर दो। देखो अब हम आपको समझाते हैं कंबाइंड। ठीक है, चलो क्लियर है? ठीक है, अब देखो आ जाओ। ठीक है, अब हम अभी तो पेन से बताया, अब हम अपने टॉपिक के अनुसार चलते हैं। चलो, तो हमने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, देखो पहला आ गया, क्या आ गया, कैपिटल एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। एंड दूसरा हमने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, जो दूसरा होता है वो हमने क्या बताया आपको, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है या इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों नियमों को आपस में कंबाइन कर दो। एंड इन दोनों नियमों को जब हम आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, इन दोनों नियमों को जब हम आपस में कंबाइन करेंगे, देखना ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, तो हमारा क्या बनेगा, Q1 इंटू Q2 बनेगा, Q1 इंटू Q2 बटे R² बनेगा। बीच में ये कांस्टेंट वाला आएगा, इसको जब आप रिप्लेस करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगा दिया, जहां हमने K कांस्टेंट लगा दिया, बस यही नियम होता है। इसका मान होता है 1/4πε0 इंटू के। क्या होता है इसका जो मान होगा वो हम, ठीक है, वो इंटर ही बताएंगे, अभी आपका कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है ये ज्यादा। ठीक है, इंटर में जब आओगे सबसे फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग यही पढ़ाएंगे, कूलाम्स लॉ। ठीक है, चार्ज और चार्ज के बाद कूलाम्स लॉ बताएंगे तो वहाँ। ठीक है, इसका मान क्या होता है, के का जो मान होता है वो होता है 1/4πε0 इंटू के। और वैसे इसका 1/4πε0 का मान होता है 1 का 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 9 की पावर 9। ठीक है, ये तो बाद की चीज है, वो तो बाद में देखेंगे। तो यहां से हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बन गया वो क्या बन गया, वो आपका बन गया माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल एफ बराबर के, कैपिटल एफ इक्वल टू कैपिटल के इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, जहां Q1 वेयर Q1 इंटू Q2 चार्ज एंड R डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, यानी बोल दो A एंड B, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना माय डियर स्टूडेंट, इतनी आपको क्लियर हो गया, आप इतना क्लियर है, ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमने बताया उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सही है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो देख लो। सबसे पहले क्या, लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स acts over large distance and does not need only intervening medium। मेरे कहने का मतलब है, जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स बताया, ध्यान रखना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था वो दो ऑब्जेक्ट की लार्ज डिस्टेंस पर भी अप्लाई होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये मतलब छदम हो जाता है। कैसा हो जाता है, निग्लेक्ट की तरह हो जाता है, कार्य नहीं करता, बहुत ही ऐसे बोल सकते हैं समथिंग इक्वल जीरो की तरफ चला जाए, इज लेस देन जीरो। ठीक है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी भी लार्ज डिस्टेंस हो तब भी अप्लाई होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो दूसरा, इट इज इन और देखो हाँ क्या देखो, इट इज इन और स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है, अच्छा हाँ ठीक, सही है, ये हाँ ये नियम सही लिखा, हम कहीं कुछ हमने गलत प्रिंट कर दिया। देखो ये लिख, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये जो है अगर इसकी हम तुलना किससे करें, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर इसकी हम ग्रेविटेशनल फोर्स से तुलना करें तो ये स्ट्रॉन्ग आता है। क्यों, क्योंकि हमने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये हमारा इस यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। कल बताया था जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमारा यूनिवर्स का जो हमारे फोर्थ
फंडामेंटल जो फोर्सेस हैं इन नेचर, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर जो फोर टाइप्स होते, 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है? वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे आपका वीकेस्ट फोर्स होता है। इसी से हमने बताया था जो हमारा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा कैसा है? स्ट्रॉन्ग कंपेयर्ड है। अगर उससे हम कंपेयर करें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। सही, आगे देखो, इट मे बी अट्रैक्टिव और इंपल्सिव। याद रखना, अभी हमने पीछे बताया था, याद रखना, वही नियम आ गया। क्या आ गया? हमने बताया था जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये ओनली अट्रैक्टिव होता है। क्या बताया था? ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव और इंपल्सिव दोनों प्रकार का होता है। बोथ अट्रैक्टिव एंड इंपल्सिव फोर्स। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हुई माय डियर स्टूडेंट? क्या बताया हमने? ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव एंड इंपल्सिव दोनों प्रकार का फोर्स होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अगर हम यहां से एक नियम और बनाए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चौथा भी आपके और चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ध्यान से देखना। एक नियम क्या बन सकता है? एक नियम आपका बन सकता है क्या? कैपिटल एफ, ये वाला नियम याद आया सबका? इसे हम बोल सकते हैं कंपेयर से बोल सकते हैं, ठीक है, समानता हो, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम हो सकता है। क्या हो सकता है? इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्यू हो सकता है दोनों में। क्या हो सकता है? ये आपका देखो इक्यू है। क्यों? क्योंकि दोनों में 1/r² आया था, वहां भी और यहां भी। यानी हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो उन दोनों आवेशों की जो बीच की डिस्टेंस है उनके बीच की डिस्टेंस बिटवीन एनी टू चार्ज, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू चार्ज स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जो हमारा उसके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कह सकते हैं। दूसरा हमने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, ध्यान रखना, उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आप दो नियम आप पढ़ा सकते हैं, इसी में आप लोग ऐड कर सकते हैं अपनी नोट्स में। ओके, तो माय डियर इतनी बात क्लियर हुई। अब हम थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं, कल जो बताया था और ये बताया दोनों में कौन सी चीजें तो ज्यादा याद रहेगी। प्रॉपर्टी जो ग्रेविटेशनल फोर्स से इसकी जरा कंपेरिजन करो। तो सबसे पहले पता था they are operate very long distance and do not require any intervening। तो हमने बताया था जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये आपकी कितनी भी बीच की डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर भी अप्लाई होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, ये बताया था। ठीक, एक का। दूसरा क्या बताया? दे ऑबे इनवर्स फोर्स, ठीक है, दे ऑबे इनवर्स फोर्स। दूसरा क्या बताया? दे आर सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स होता है। दे आर कन्वर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव, कंजर लिखो, CONSER है, ठीक है, गलत प्रिंट हो गया क्या? कंजर्वेटिव बताओ, CONSER, ठीक है, कंजर्वेटिव होता है। दे आर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, ये आपका क्या होता है? ये आप कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये भी कह सकते हैं दे आर कंजर्वेटिव फोर्स, बट ये होता है मास कंजर्वेटिव, और ये होता है जो हमने अब ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपका मास कंजर्वेटिव कह सकते हैं, और जो आपका ग्रेविटेशनल जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये आपका चार्ज कंजर्वेटिव कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने बताया था ये आपका, और तीसरा था द फील्ड पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेविटॉन, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट इतना आपका क्लियर हुआ था, पीछे इतना क्लियर हो गया, तो अब तो हमें लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया। हमने बड़ी डिटेल से आपको आज नॉलेज दी, ठीक। आगे देखो, अब माय डियर स्टूडेंट दो आपके और फोर्स बचे, क्योंकि कौन कौन सा हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। अब आपके दो और बचे, एक आपका होता है माय डियर स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा होता है माय डियर स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये कैसा होता है देखो ध्यान से, ठीक है, पहले देख लो फिर हम डेफिनेशन बताते हैं। न्यूक्लियर फोर्स कैसा हो, ध्यान समझना माय डियर स्टूडेंट। आपको पता है एटम पता है, सबको पता है एक एटम होता है, किसका है? ये आप केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एटम होता है माय डियर स्टूडेंट, इसमें न्यूक्लियर होता है बीच में, और ये हमारा क्या होता है? ये हमारी ऑर्बिट होती है। क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? ऑर्बिट होती है। सबको रटा है? पहले बताओ, ये हमारी क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? ये हमारी ऑर्बिट होती है। क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? ये हमारी ऑर्बिट होती है। ध्यान समझना, ये हमारी ऑर्बिट होती है। ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है बीच में, ये हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है,
ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है। ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो आपको पता है एन और पी। क्लियर है? जो हमारा न्यूक्लियस होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसके बीच में एन और पी प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारी ऑर्बिट होते हैं, और ठीक है, जो हमारी ऑर्बिट्स होते हैं, कक्षाएं होती हैं, कक्षक ऑर्बिट्स, ठीक है, सेल बोल दो, ठीक है, ऑर्बिट्स और सेल बोला क्योंकि सेल के अंदर ही ऑर्बिट आते हैं, ठीक है। जो हमारी सेल होती है, हमारी सेल है, और सेल का जब डिवाइडेशन होता है तभी तो ऑर्बिट बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारी, वैसे तो एक एक में इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट में, और ये पता होगा आपको ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2, ठीक है। तो पहले हम इसकी सेल मान के चलो, ठीक है, सेल सेल समझ लो। ये हमारा बीच में न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस है, ये हमारा बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, एन और पी, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती हैं, सेल होती हैं। सेल में ही आपके ऑर्बिट होते हैं, ये आपकी सेल होती हैं। इन सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट आपको पता है सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, हम टॉपिक पर चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। आपको पता होगा माय डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा, एटम के बारे में पढ़ा होगा कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और ये अपनी जगह पर ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो हमारा न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है एटम का, वो हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि निगेटिव कैसा होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हमारा न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान समझना, जहां पहुंचाना चाह रही, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब माय डियर स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मूव करते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो मूव नहीं करते। लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में किस फोर्स के द्वारा आपस में बंधे हुए, ध्यान समझना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में किस फोर्स के द्वारा आपस में बॉन्ड हैं, बंधे हुए हैं। जिस बॉन्ड के द्वारा आपस में बंधे हुए हैं उसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बात समझ आई? यानी कोई जो न्यूक्लियर होता है, जो हमारा एटम होता है उसका जो न्यूक्लियर होता है, उसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जिस बॉन्ड के द्वारा, जिस फोर्स के द्वारा बॉन्ड होते हैं, जिस फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं, उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब तो बात क्लियर है? क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जिस फोर्स के द्वारा बॉन्ड रहते हैं उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्यों कहते हैं, ये भी बात आती है। तो इसलिए कहते हैं, देखो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो जो बीच में फोर्स लगता है, न्यूक्लियस फोर्स लगता है, ठीक। माय डियर स्टूडेंट, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कल हमने क्या बताया था, आपको पता होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो ग्रेविटेशनल अगर हम फोर्स की बात करें तो आपको याद होगा हमने बताया था माय डियर स्टूडेंट कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस यूनिवर्स की प्रत्येक ऑब्जेक्ट पर लगता है। कोई से भी दो ऑब्जेक्ट उनके बीच में लगता है, कहा था। अब आप कहेंगे कि सर आपने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स तो प्रत्येक वस्तु के बीच में लगता है, दो वस्तुओं के बीच में, तो फिर इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगता होगा, तो ये अलग अलग क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने क्या बताया था, हमने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स ये इस यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, बताया था। ग्रेविटेशनल फोर्स इस यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अब आप क्लियर हो गया कैसे? देखो, जैसे मान लो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जिस फोर्स के द्वारा बॉन्ड है, बंधे हुए हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिस बॉन्ड के द्वारा आपस में बंधे हुए हैं, फिर समझ लो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जिस बॉन्ड के द्वारा आपस में बंधे हुए हैं, इन क्या, फिर समझ लो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जिस फोर्स के द्वारा आपस में बंधे हुए हैं, सॉरी बॉन्ड है, इनके बीच में ऐसा समझो, एक दूसरा तरीका समझो, इनके बीच में बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है माय डियर स्टूडेंट? सबसे पहले न्यूक्लियस फोर्स लग रहा है इनके, क्योंकि न्यूक्लियस में रहते हैं, ठीक। इसके बाद हमें पता है इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कहां पर? क्योंकि ये कहां पर है, ये हमारे, ठीक है, ये हमारे न्यूक्लियर में प्रेजेंट है, और वहां पर हमारा क्या है, ये हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ओके, चलो आगे हम बात करते हैं। चलो आगे चलें।
क्या बताया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता है क्या लगा है, सबसे पहले तो आपका न्यूक्लियस फोर्स लगा है और ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। अब माय डियर स्टूडेंट मुझे पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियस फोर्स, दोनों फोर्स लग रहे, लेकिन इसमें से कौन सा फोर्स इसमें से कौन सा फोर्स वर्क करेगा, बताओ इसमें से कौन सा फोर्स वर्क करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट मुझे पता है इसमें से वही फोर्स सबसे अधिक वर्क करेगा, सबसे अच्छा फोर्स लगेगा, सबसे सही तरह से वर्क करेगा कौन, जॉन सबसे स्ट्रांग होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियस फोर्स, जब दोनों फोर्स इस जगह अप्लाई हो रहे हैं तो इसमें से कौन सा फोर्स ज्यादा वर्क करेगा, जॉन सबसे स्ट्रांग होगा। तो मुझे पता है कि न्यूक्लियस फोर्स सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है, इसलिए इस पर न्यूक्लियस फोर्स कार्य करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य वर्क नहीं कर पाता, यहां अप्लाई नहीं। अब बात क्लियर हो गई, अब बात क्लियर हो गई माय डियर स्टूडेंट। तो इसलिए न्यूक्लियर फोर्स आपका स्ट्रांग फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है। जब ये न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग फोर्स होता है तभी तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बंधे रहते हैं, आपस में बॉन्ड रहते हैं। अगर ये फोर्स इतना स्ट्रांग ना होता तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो रहते ही नहीं, नेक नेक जुड़ते, ग्रेविटेशनल फोर्स फोर होता, फिर भाग जाते, फिर हम लोग पकड़ के लाते न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, फिर मिलाते, फिर ग्रेविटेशनल भगा देता, फिर हम लोग पकड़ के लाते, फिर भाग जाता, तो हम लोग दिन भर क्या करते, ऐसे ही करके भगाते ही रहते। जैसे हम लोगों को पानी पीना होता, ठीक है, पानी पीना होता, जैसे हम लोगों ने गिलास में पानी को लिया, वाटर को, जैसे हमने गिलास में पानी को लिया, अब देखना ध्यान से, पानी को लिया, जैसे हमने गिलास में पानी को लिया, जब माय डियर स्टूडेंट हमने गिलास में पानी को लिया तो जैसे ही उसमें से मान लो जैसे ही वो खुले में आया, जैसे ही वो बाहर आया तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, उसने क्या किया, क्योंकि देखो ऐसा समझो, मेरी बात ध्यान समझना, ये हमारा H2O होता है, जल होता है। केमिस्ट्री में सामने पढ़ा होगा, अगर इसके हम बॉन्ड की बात करें, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले तो एक H लगा होता है, फिर सिंगल बॉन्ड में O लगा होता है, और फिर सिंगल बॉन्ड में H लगा होता है, सबको पता है। अब जैसे ही हमने इसको लिया, मान लो ये जो बॉन्ड है इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हो गया, क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ अलग लग गया, मान लो। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो नाविक थे उन्हें तोड़ दिया, इसके भी नाविक तोड़ दिया, जब दोनों के उसने नाविक तोड़ दिया, हाइड्रोजन अलग निकल जाएगी, ऑक्सीजन अलग उड़ जाएगी, गिलास में कुछ नहीं बचेगा, हम प्यास ही रह जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी होता, अगर ऐसा होता तो हम लोगों को तो इधर उधर पकड़ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नाविक को पकड़ करके मिलाना पड़ता, और जल्दी जैसे ही मिल जाते हाल पे पानी पी लो, नहीं तो उड़ जाएगा फिर, सही है, इसलिए नहीं होता। अब बात क्लियर है, ठीक है, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट हमें लगता है कि आपकी, अब चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है, बताओ पहले, अब तो क्लियर हुई होगी, बिल्कुल हमने क्लियर समझा दिया, ठीक, आगे आ जाओ। अब हम बात करते हैं माय डियर की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन देख लो, देखते हैं, दी फोर्स दैट बाइंड मतलब हमें पता है बंधे होते हैं, दी फोर्स दैट बाइंड दी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, अभी हमने बताया था। अब बात क्लियर हो गई, यानी जो हमारा एटम है उस एटम में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन आपस में किसके द्वारा, दी फोर्सेस दैट बाइंड द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन ए न्यूक्लियस एंड आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसी एटम के न्यूक्लियस में, अभी बताया था पीछे, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन आपस में जिस फोर्स के कारण न्यूक्लियस में बॉन्ड रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स बोलते। तो इस जगह तक माय डियर स्टूडेंट आपकी बात क्लियर हुई, ओके। तो इसी के साथ ही हमें लगता है कि आपका ये लेक्चर खत्म हो गया। जो भी हमारे फंडामेंटल क्या थे, फोर्सेस थे इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर थे, वो आपका शायद बी कैस्ट एक थोड़ा बचा होगा, देखो समझ लो, चाहे बी कैस्ट मतलब होता है, बी कैस्ट समझते हो वो न्यूक्लियस फोर्स, जब इनके बीच में जो बी कैश लगता है, जो वर्क मतलब ऐसे बोल सकते हैं इज लेस देन मतलब बिल्कुल निगलेक्ट हो जाता है, ठीक है, वही हमारा, ठीक है, अगले वीडियो में 1 मिनट का है, बता देंगे, ठीक है। अभी आज हमने, ओके। तो इसी के साथ ही अब हमारा एक और टॉपिक बचा होगा, आज आपको पीडीएफ भी हो सकता है शाम तक, आज आपको पीडीएफ भी इसके साथ मिल जाए, ठीक है, और आप नोट्स कंप्लीट कर लेना, जैसा भी वीडियो लगा हो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख के बताना, ओके। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहें, खुशहाल रहें, हैव अ नाइस डे एंड